वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसर अली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। दोस्तों अनियमित खान पान और अनियमित जीवन शैली की लाइफ स्टाइल के कारण आजकल ज़्यादातर बीमारी जवानों को भी अपना शिकार बना रही हैं। उन्हीं में से एक है एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है दोस्तों अक्सर ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ये बीमारी पुरुषों में ज़्यादा पाई जा रही है। एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रोग तेज़ी से युवाओं में फैल रहा है दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए हम आपको एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों हम आपके लिए होम रेमेडीज़ भी लाए हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज़, योगा और जो एक्सरसाइज इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो भी लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है दोस्तों ये एक ऐसी अवस्था है जिसे अक्सर गलती से एक सामान्य नॉर्मल पेट दर्द मान लिया जाता है। ये एक सूजन से रिलेटेड एक सिचुएशन है दोस्तों, जो रीढ़ की जॉइंट्स को प्रभावित करता है। इसमें रीढ़ का लचीलापन कम हो जाता है और शरीर की मुद्रा ख़राब हो जाती है और घूमना फिरना बंद होने का ख़तरा पैदा हो जाता है दोस्तों एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस का एक रूप है जो रीढ़ को प्रभावित करता है। इसके लक्षण होते हैं पीठ के निचले हिस्से से गर्दन तक जकड़न और दर्द। वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ जाते हैं जिसका रिजल्ट एक कठोर हड्डी बन जाती है दोस्तों एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हड्डियों से संबंधित रोग है जिसमें मुख्य रूप से रीढ़ और कूल्हे की हड्डी में भारी दर्द महसूस होता है दोस्तों। आर्थराइटिस गठिया का एक प्रकार होता है दोस्तों जिसमें रीढ़ की हड्डी के चलते कई लोग ठीक से बैठ नहीं पाते हैं दोस्तों। दर्द झेलने के कारण लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं दोस्तों। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इस बीमारी में पसलियाँ भी प्रभावित होती हैं जिसके कारण कभी कभी सांस लेने में भी कठिनाई होती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे क्या स्पॉन्डिलाइटिस और एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। भले ही वे दोनों ही जोड़ों से जुड़े हैं लेकिन इससे होने वाली जो क्षति है वो उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है दोस्तों। स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में लक्षण आर्थराइटिस के समान हो सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच सूजन है। ये सूजन हड्डियों के चारों ओर फ्यूज़ का कारण बनती है जिससे रोगी का हिलना या सीधा होना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर स्पॉन्डिलाइटिस आपको जोड़ों में टूट फूट का कारण बनता है। आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्षति बढ़ती जाती है और जोड़ों में बीच पानी डिस्क ख़राब हो जाती है जिससे दोनों के बीच गैप हो जाता है। यह हड्डी का स्पर्श बढ़ना, कठोर होना और दर्द से बदतर बना देता है दोस्तों। एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं दोस्तों। इस बीमारी का सामान्य पहलू HLA-B27 नामक जीन की इसमें उपस्थिति है जो जन्म से मौजूद रहती है। हालांकि एक मेडिकल रीज़न है लेकिन इसके अलावा लाइफस्टाइल से भी कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इस बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे सोते समय शरीर का पोषण ठीक नहीं रहना, रीढ़ की हड्डी में अलाइनमेंट बिगड़ जाना और दर्द को जन्म देता है। स्ट्रेस, इंजरी, जोड़ों और टिश्यूज़ में सूजन, एक्सरसाइज न करना, ठीक से डाइट न लेना और मोटापा बढ़ जाना इसके प्रमुख कारणों में से एक है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों। एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स जब आपको गर्दन के निचले हिस्से में लेकर पीठ में निचले तक दर्द महसूस होता है जिसके चलते आप इन अंगों को ठीक से मूवमेंट नहीं कर सकते। लगातार रीढ़ की हड्डी, कमर में दर्द, गर्दन में अकड़न और आने और कूल्हे में दर्द होने से ज़्यादा देर तक बैठने में परेशानी होती है दोस्तों। इस बीमारी में चपेट में आने वाले मरीज़ ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते। इन बीमारियों में फ़िज़िकल वर्क करने में कठिनाई आती है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बचाव के टिप्स दोस्तों। एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण देर रात को अधिक दर्द बढ़ता है। लंबे समय तक लेटने से दर्दनाक सूजन और अकड़न भी होती है, लिहाजा आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए अपने रोमेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों।
दोस्तों आप सोते समय खुद के वॉशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए स्टिफ बेड यानी ऐसे बिस्तर का चुनाव करें जो थोड़ा कठोर हो, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में रात के समय दर्द अधिक देखा जाता है। इसलिए नींद के दौरान बेचैनी को कम करने के लिए अच्छे गद्दे का यूज़ करें। दोस्तों हल्दी तमाम रोगों के लिए गुणकारी है। इसके यूज़ से आपकी कमर का दर्द भी कम होगा। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और रात को सोने से पहले इसे पिएं। सुबह आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। दोस्तों 8 से 10 कलियां लहसुन की इसका पेस्ट बनाकर कमर पर लगाएं। इसके बाद गर्म पानी में एक तौलिए को डुबोएं, फिर इसे निचोड़ के लहसुन के पेस्ट पर 20 से 30 मिनट तक रखा रहने दें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों इस बीमारी के मरीज़ों को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से एक्यूलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द और जकड़न से छुटकारा मिलता है। नहाने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा जिन हिस्सों में आपका दर्द है वहाँ गर्म और ठंडा सेक लगाएं। दोस्तों धूम्रपान करने वाले लोगों को पुरुषों में रीढ़ की हड्डी में नुकसान का खतरा अधिक होता है। बेहतर होगा आप जितना जल्द हो सके धूम्रपान स्मोकिंग को त्याग दें। स्मोकिंग बंद करने से न सिर्फ एक्यूलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से छुटकारा पाएंगे, बल्कि ये आदत छोड़ने से आपको पूरी तरह से सेहतमंद भी रहेंगे। दोस्तों हम आपको बताएंगे स्थिति का निदान, डायग्नोस द कंडीशन। दोस्तों फिजिकल सिम्प्टोमेटिक टेस्ट जैसे सामान्य डायग्नोस्टिक टेस्ट की स्थिति का डायग्नोसिस करना मुश्किल है। अन्य डायग्नोस्टिक प्रक्रिया जैसे पेल्विक और पीठ के एक्सरे, रोगी के सांस लेते समय छाती को मापना, लैब टेस्ट के तुलनात्मक रूप से अधिक कंफर्मेटिव रिजल्ट देते हैं। एक जनरल फिजिशियन शुरू में संपर्क किया जाना चाहिए। यदि कोई स्थिति के सिम्टम्स का अनुभव करता है या संदेह करता है तो आवश्यकता पड़ने पर वह आपको संबंधित विशेषज्ञ के पास निर्देश करेगा। दोस्तों क्या विटामिन डी की कमी से एक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है? दोस्तों इसके पीछे का कारण अभी भी सही से पता नहीं है, लेकिन रिसर्च ने जेनेटिक म्यूटेशन के साथ इसका संबंध दिखाया है, जिससे एक विशेष विटामिन की कमी से ट्रिगर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नहीं है कि हालांकि विटामिन डी की कमी से जटिलताएँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि मानव शरीर को इसका मुख्य कार्य कैल्शियम की आपूर्ति को बढ़ावा देना है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे एक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं, दर्द, सूजन को, मौजूदा सिम्टम्स को कम करने में मदद करी जाए। दवाएं जो कोर्स में है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं शामिल होंगी। सूजन की गंभीरता के आधार पर ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ब्लॉकर्स और इंटरनल ल्यूनल इनहिबिटर जैसी सामान्य दवाएं हो सकती हैं। ये दवाएं आपको जकड़न और दर्द से राहत दिलाने में मदद करती हैं। डोज का यूज़ के तरीक़ों के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यदि ठीक से नहीं लिया गया तो ये अन्य चिकित्सा स्थिति को विकसित कर सकती है। दोस्तों चिकित्सा उपचार के इस पार्ट में शरीर को फिजिकल मेंटेनेंस शामिल है। दर्द से राहत के लिए आपको डॉक्टर एक्सरसाइज, सोने और चलने की स्थिति का निश्चित सेट का पालन करने के लिए कह सकते हैं। उनमें से अधिकांश में स्ट्रेचिंग शामिल है, जो शरीर के खोए लचीलेपन को पुनर्जीवित करता है। दोस्तों सर्जरी एक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में सर्जरी करना आपके डॉक्टर का पहला सुझाव नहीं है। इसकी अनुशंसा केवल तभी की जाती है जब सूजन परमानेंट जॉइंट डैमेज का कारण बनता है, जिसे रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों घर में आप देखभाल करें। रिकवरी प्रक्रिया में घरेलू उपचार इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दर्द और सूजन के क्षेत्रों के इलाज के लिए कोई भी गर्म या ठंडे कंप्रेशन से स्नान या पेट जैसे तरीक़ों का यूज़ आप कर सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस गंभीर होता है। दोस्तों एक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत ही गंभीर चिकित्सा स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है, जैसे आँखों की लालिमा होना, पफीनेस होना, दृष्टि हानि होना, प्रकाश में सेंसिटिविटी होना, दर्द का कारण बनता है, लोकोमोशन की कमी होना, थकान होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डिसऑर्डर होना, जिससे अल्सर होना, संवेदनशील पेट होना, क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि, स्टोमैक, हार्ट डिसीज़, ऑर्टिटिस, कंडक्शन प्रॉब्लम्स आदि जैसे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। कोडो इवेनिवा सिंड्रोम, अमाइलोइडोसिस
वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आप विकलांगता का शिकार हो सकते हो। दोस्तों हाँ, विकलांगता से दिशा निर्देश के अनुसार एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक विकलांगता माना जाता है, क्योंकि ये न केवल व्यक्तिगत लोकोमोशन को प्रभावित करता बल्कि बाहरी कठोरता, यूवाइटिस और रीढ़ की हड्डी में के फ्यूजन के कारण दैनिक जीवन की एक्टिविटी में बाधा डालता हो सकता है। कोई व्यक्ति असहज दर्द के साथ बैठने, चलने या कोई हलचल करने में सक्षम ना हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से दांत प्रभावित होते हैं। दोस्तों हाँ, कुछ मामलों में अगर सूजन जबड़े की हड्डियों के बीच कोई अवरोध पैदा करती है तो इसका रिजल्ट जबड़े में अकड़न, मसूड़ों में संक्रमण, दांतों का हिलना आदि हो सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपके आहार क्या होना चाहिए। दोस्तों एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दौरान आपकी रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए आपकी डाइट में आपको चेंजेस करना चाहिए, जैसे रंगीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य जोड़ें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों, सब्जियों में फ्री रेडिकल्स होता है जो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। अनाज का यूज़ करें, क्यूना, ब्राउन राइस, बकव्हीट एक प्रकार का अनाज है। जैसे साबुत अनाज का यूज़ करने से आपका दिल हेल्दी रहेगा, आपका स्पॉन्डिलाइटिस में सूजन के माध्यम से हृदय की प्रॉब्लम के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्दी वसा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये स्वाभाविक रूप से सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। ठंडे पानी की मछली या मछली के तेल का डोज एक अच्छा ऑप्शन है। अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन डी को शामिल कर रहे हैं। हम जानते हैं कैल्शियम हड्डियों के हेल्थ के लिए प्रमुख घटकों में से एक है। विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में घुलने में मदद करता है। दोस्तों ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपके लिए अच्छे होंगे। सबसे पहले जो है वो है प्रेस अप योर स्पाइन। 10 से 20 सेकंड के लिए आप इसका कर सकते हो। 3 से 5 राउंड दिन में आप इसके लिए अनुशासित रह सकते हो। दोस्तों दूसरा जो है प्लंक, सप्ताह में 3 से 5 बार प्रत्येक के 5 सेकंड कर सकते हो। इसके लिए भी आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है वो है स्टैंडिंग लेग राइज। हर दिन 15 बार एक राउंड हर तरफ आप कर सकते हो। स्टैंडिंग लेग राइज आप देख रहोगे इमेज में किस तरीके से करना है। दोस्तों अगला जो एक्सरसाइज है वो चिनटॉक्स है। दोस्तों 10 से 20 सेकंड आप इसको कर सकते हो। 3 से 5 राउंड दिन में 2 बार कर सकते हो आप इसको। दोस्तों अपने कूल्हों को स्ट्रेच करें। हर दिन 20 से 30 सेकंड एक दौर हर तरफ अनुशासित ज़रूर करें। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप इमेज में देख रहे होंगे, इससे आपके हिप जो है स्ट्रेच होंगे। अगला जो है दोस्तों कंधों को रोल करना। हर दिन 5 से 10 बार प्रत्येक पक्ष में एक दौर को ज़रूर अनुशासित करें। दोस्तों ये एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ में ज़रूर डालें, इससे आपको दोस्तों हम आपको बताएंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के घरेलू उपाय। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप हमेशा सीधे बैठें, दूध में शिलाजीत और हल्दी डालकर पिएं। अश्वशिला कैप्सूल का यूज़ करें। हर्जोल की एक छोटी सी डाल लेकर पेस्ट बना लें और पानी के साथ इसका यूज़ करें। एलोवेरा जूस पिएं दोस्तों, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ग्लोए का यूज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ग्लोए का जूस पी सकते हो, इसका यूज़ कैप्सूल में भी कर सकते हो। खाली पेट 3 से 3 कली लहसुन का यूज़ करने काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों 1 ग्राम शुद्धि गूगल लेकर इसका यूज़ कर सकते हो आप। अगर ऐसा गूगल नहीं मिल रहा है तो लक्षदी गूगल का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। हम आपको बताएंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योगा। दोस्तों नियमित रूप से प्राणायाम के साथ ये जो हम योगा बता रहे हैं इनको करने से आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहले उष्टासन, इसके शब्द का मतलब है उष्ट यानी ऊँट। इस आसन से शरीर ऊँट की तरह लगता है। सेहत के लिए ये योगा बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होगी। इस आसन को ज़्यादा उम्र के लोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगला जो योगा है वो है मकरासन। दोस्तों संस्कृत में मकर का मतलब मगरमच्छ होता है। इस आसन में बॉडी जो है मगरमच्छ की तरह दिखाई देती है, इसलिए आपको इस मकरासन नाम दिया गया है। दोस्तों इस आसन को करने रीढ़ में खिंचाव होता है जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है। इस आसन को 25 से 50 बार करें। दोस्तों अगला है भुजासन कोब्रोपोस। ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसे 5 से 25 बार आप कर सकते हो। दोस्तों अगला योगा है शलभासन। इस आसन को करने से आपकी कमर और पीठ मजबूत होती है।
दोस्तों अगला जो आसन है वो है मरकट आसन। इस आसन को करने से शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ कमर दर्द से भी निजात मिलती है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। इसे कुछ सेकंड से कई मिनट तक आप कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है अर्ध मुक्तासन। इस आसन को करने से सर्वाइकल, कमर दर्द के साथ साथ रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून विकार है। इसके सिम्टम्स में पीठ दर्द और कठोरता जो आमतौर पर पैरों को प्रभावित करता है। दोस्तों एस के कारण विकलांगता हल्की गंभीर हो सकती है। गंभीर मामलों में रोगी को एक स्ट्रिप रीढ़ की हड्डी मिलती है जो शुरुआती निदान महत्वपूर्ण विकलांगता को रोक सकता है, साथ ही साथ दर्द और कठोरता को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। एलोपैथी वास्तव में इस बीमारी की वास्तविकता को कारणों को नहीं जानती है। एक आयुर्वेदिक ही कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों आयुर्वेद के मुताबिक एज वात में वृद्धि या हवा के कारण होता है जो वात दोष को असंतुलन के कारण बनता है। दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य जड़ी बूटियों का यूज़ करके दवाओं के रूप में अम्मा को पचाना और बढ़ी हुई वात को बैलेंस करना है। एएस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी अदरक, सोंठ, गूगल, हल्दी, मेथी, अश्वगंधा और गिलोय है। गूगल, करक्यूमिन, अमालकी, हरतिकी, अश्वगंधा एएस के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी हैं। दोस्तों कब्ज से बचे आंतों के उचित निकास को सुनिश्चित करें क्योंकि कब्ज की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों स्नेहन के लिए और वात दोष को कम करने के लिए अपनी डाइट में घी को शामिल करें। दोस्तों सुबह में खाली पेट 2 से 3 कच्चे लहसुन की कलियां चबाना पानी के साथ। इससे एस यानी एक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लंबर के दर्द में कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक के साथ सूखे अदरक की जड़, अजवाइन के बीज, जीरे के बीज का एक पाउडर तैयार कर लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच सोने के समय गर्म पानी पीने से पेट फूलना और लंबर की कठोरता कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों गुड्डी जी यादी कश्यम किशोर गुगली हार श्रृंगार औषधि का यूज़ आप कर सकते हो। इससे आपको आपके दर्द में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो एक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे। हमने आपको पूरी जानकारी दी कि इसके सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है, योगा क्या है, होम रेमेडीज़ क्या है, आयुर्वेदिक उपचार क्या है और इसका एक्सरसाइज क्या है। दोस्तों क्योंकि हम चाहते हैं हमारे चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिले। आपको जो भी सवाल आपके दिल में है, कोई सी भी बीमारी का, उसके सारा सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे मिले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।